नमस्कार छात्र छात्राओं, प्रथम वर्ष भूगोल के प्रथम वर्ष प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भौतिक भूगोल पर चर्चा करेंगे और भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र और परिभाषा के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले मैंने जैसा आपको पहले भी जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था तभी मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस की जो हमारा भूगोल है वो हमारे आसपास के पर्यावरण की अध्ययन करता है, जो कुछ हमें अपने आसपास दिख रहा है। अब जब हम अपनी आंखें उठाकर चारों ओर नजर डालते हैं तो हमें दो प्रकार का विश्व दिखता है। एक वो विश्व जो प्रकृति ने हमें प्रदत्त किया था, यानी मिट्टी है, पत्थर है, पहाड़, नदियां, पठार, मैदान, बड़े बड़े जंगल, घास के मैदान, ये सब कुछ हमें प्रकृति ने दिया है। ये सब प्रकृति प्रदत्त विश्व है। और उसके साथ साथ हमें दिखती है सड़कें, रेल लाइनें, मकान, दुकानें, बहुत से प्रतिष्ठान, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ, ये गाड़ियाँ, मनुष्य, हालांकि मनुष्य भी प्रकृति प्रदत्त है। ये सब कुछ जो है हमें मनुष्य ने दिया है, यानी ये सब चीजें मनुष्य द्वारा दी गई है। तो दो तरह की चीजें हमें आसपास दिखती हैं, प्रकृति द्वारा दी गई चीजें, मनुष्य के द्वारा दी गई चीजें। अब इनका दोनों का ही अध्ययन करना भूगोल का विषय क्षेत्र है, क्योंकि हमें अपने आसपास के वातावरण का अध्ययन करना है और वातावरण में प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही वातावरण सम्मिलित हो जाते हैं। अब इस वातावरण का अध्ययन करते हुए, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र हो गया है हमारे आसपास, इतना विस्तृत चीजें हैं, हम उन्हें एक बिंदु के अंदर अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हमने क्या किया, इस पूरे विश्व को दो भागों में बांट लिया, भौतिक और मानवकृत। यानी हमने भौतिक या प्राकृतिक विश्व अलग कर लिया और मानवकृत विश्व अलग कर लिया। हालांकि अलग करने का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ये पूर्ण रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परंतु अध्ययन सुविधा के लिए एक बार हम भौतिक विश्व का अध्ययन करते हैं और दूसरी बार मानव विश्व का अध्ययन करते हैं। परंतु ऐसा करते हुए भी हमें ध्यान रखना है कि भौतिक विश्व भी मानव विश्व को प्रभावित करता है और मानव विश्व भी भौतिक विश्व को प्रभावित करता है। यानी हम जिस विश्व पर रह रहे हैं, जिस पे अपने मकान बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, वो है तो प्रकृति द्वारा बना हुआ, और हम क्या कर रहे हैं ये बहुत कुछ प्रकृति के पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। और प्राकृतिक पर्यावरण भी मनुष्य के साथ परिमार्जित होता रहता है और मनुष्य की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से उसमें अंतर परिवर्तन लाता रहता है। अब ये सभी कुछ जो भौतिक विश्व है और मानवीय विश्व है, इसका हमें सभी तत्वों का, यानी जो भी तत्व हमें अपने आसपास दिख रहे हैं, इस सब का अध्ययन करना है। तो जब हम भौतिक विश्व का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है, यानी पृथ्वी कैसे बनी, कहाँ से आई, क्या है, ये ग्रह है, उपग्रह है, इसकी अपने ब्रह्मांड में क्या स्थिति है, कहाँ पर हम स्थित हैं। तो हमें अपनी सौर मंडल में, ब्रह्मांड में अपनी स्थिति समझनी है और फिर आगे जाकर हमें उसकी उत्पत्ति, अंतर संरचना और उसके ऊपर बनने वाले भूस्वरूपों का अध्ययन करना है। तो अब हम आज जब हम शुरू कर रहे हैं तो हम पहले भौतिक विश्व को शुरू कर रहे हैं और आज हम भौतिक भूगोल की परिभाषा पर ध्यान देंगे। तो मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा कि एक भौतिक विश्व क्या है। जो प्रकृति प्रदत्त है वो पूरा विश्व भौतिक विश्व है। इसमें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीन भाग प्रमुख रूप से है और आजकल वैज्ञानिक चार भाग मानते हैं। इसमें जैव मंडल को भी सम्मिलित किया जाता है, यानी पृथ्वी की जो जो विश्व है उसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल, ये चारों विश्व मिलकर ही भौतिक विश्व की निर्माण करते हैं और इन चारों से भौतिक विश्व का निर्माण होता है। भौतिक भूगोल की एक सामान्य से परिभाषा जो सविंदर सिंह की है, मैं आपको बताना चाहूंगी। भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसके अंदर स्थल मंडल, जल मंडल, हिममंडल, वायुमंडल और जीव मंडल का व्याख्यात्मक विवेचन होता है। एक बात आपको ध्यान देनी है कि कई सारे विषय, कई सारे विज्ञान ऐसे हैं जो इन सब का अध्ययन कर रहे हैं। कोई हम अकेले नहीं है, कोई हम अनूठे नहीं है जो अपने आसपास के वातावरण या इन सब तत्वों का, यानी स्थल, जल, वायु, इनका अध्ययन करने वाले हम अकेले और अनूठे नहीं है। सबका अपना तरीका है अध्ययन करने का, सबका अपना विशेष क्षेत्र है। कोई इसके सिर्फ एक ही भाग का अध्ययन कर रहा है, कोई इसके दो भाग का अध्ययन कर रहा है और सबके कोई एनालिटिक यानी विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहा है, कोई विश्लेषणात्मक कर रहा है और हम व्याख्यात्मक कर रहे हैं। यानी हमारा अध्ययन का तरीका क्या है, व्याख्यात्मक तरीके से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं और इसलिए हम इसको व्याख्यात्मक तरीके से स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों मंडलों का अलग अलग अध्ययन करते हैं। स्थल मंडल का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, भूआकृति विज्ञान कहते हैं। स्थल मंडल का, जल मंडल का अध्ययन करते हैं तो उसको ओशनोग्राफी या समुद्र विज्ञान कहते हैं और वायुमंडल का
का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से हम तीनों मंडलों का अलग अलग करके अध्ययन करते हैं और अलग अलग इन तीनों की हम स्थापना करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भौतिक भूगोल वह भूगोल है जो इस भौतिक विश्व का, इस भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है और क्रमबद्ध रूप से इस पूरे भौतिक विश्व का अध्ययन कराए। और इसकी आपको विशेष क्षेत्र भी समझ में आ गया होगा। इसका विशेष क्षेत्र क्या है? इसका विशेष क्षेत्र स्थल, जल और वायु है। अब हमें इस पूरे इस पूरे भौतिक विश्व का 4 भागों में हमें विभाजन करना है। यानी सबसे पहले हमें स्थल मंडल की बात करनी है। अब स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल का मतलब है जो स्थल भाग है, यानी 2 प्रमुख भाग है पृथ्वी के ऊपर, एक ऊपर उठे हुए, एक जल में डूबे हुए। तो जो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए भाग है वो स्थल मंडल कहलाते हैं। जो हमारा प्राथमिक भूस्वरूप निकल के आता है वो है सागर और महाद्वीप। पूरे विश्व को हम प्राथमिक रूप से महाद्वीप और महासागरों में बांटते हैं। ये हमारे प्राथमिक उच्चावच है। फिर इन महाद्वीपों को हम पर्वतों, पठारों और मैदानों में बांटते हैं, वो हमारे द्वितीयक भूस्वरूप है। और सागरों को भी हम महासागरों, सागरों और खाड़ियों में बांट देते हैं। तृतीय भूस्वरूप के अंतर्गत हम छोटे उच्चावचों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कोई कटक हो गया, कोई विसर्ग हो गया, कोई नदी के का एक भाग हो गया। ये सब हमारे तृतीय तृतीय भूस्वरूप है। यानी पर्वतों में भी हम पर्वतों को आगे जाकर उनकी छोटे छोटे विशेषताएं पढ़ते हैं, पठारों को भी छोटे छोटे भागों में बांट के उनके अलग अलग विशिष्ट भूस्वरूप पढ़ते हैं। ऐसे हम अलग अलग क्षेत्रों को पढ़ते हैं। तो आप प्राथमिक भाग कौन से हो गए आपके उच्चावच के? आपका पर्वत, महाद्वीप और महासागर। फिर उसके बाद द्वितीयक है आपके पर्वत, पठार, मैदान, सागर और मुख्य रूप से हो गए। और तृतीयक में हमारे पास हो गए जो छोटे छोटे भूस्वरूप स्पेशल बनाए जा रहे हैं अलग अलग तत्वों द्वारा, जैसे ज्वालामुखी पर्वत हो गया, कुछ शंकु हो गया। ये सारे जो भूस्वरूप है जो आंतरिक और बाह्य कारकों द्वारा इस धरातल के ऊपर बन रहे हैं और उसको एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। तो इस तरह से एक भू आकृति विज्ञान अपने आप में एक विषय हमारे पास बनकर सामने आता है। फिर आता है समुद्र विज्ञान। पूरे विश्व में यानी पूरी पृथ्वी पर 70.8% भाग पानी से घिरा हुआ है और वो पानी खारा है, समुद्री पानी है, नमकीन पानी है। और यह जो खारा पानी है ये धरातल के ऊपर ही भरा हुआ है, यानी इसका पैंडे में भी क्या है? धरातल ही है। और उस धरातल पर भी ऐसे ही पर्वत, पठार, मैदान, खाड़ियां, खड्डे, अलग अलग भूस्वरूप आपको देखने को मिलते हैं। इस पानी की जो विशेषताएं हैं, इसकी लवणता और उसका तापमान है। पानी में 2 खास बातें हैं, एक तो ये खारा है यानी इसमें लवणता है, एक इसके अंदर तापमान है जो अलग अलग है। पूरे विश्व के सागर अलग अलग तापमान उस स्थल के अक्षांश के अनुसार अलग अलग ताप रखते हैं। तो हमें इन सब चीजों का अध्ययन करना है, यानी इन जलमंडल की विशेषताएं, उच्चावच, उसके पानी की विशेषताओं का और उसमें होने वाली गतियां, अलग अलग गतियां पानी में होती रहती है, लहरें हैं, धाराएं हैं, ज्वार भाटा है। ये सारी गतियों का हमें उसके साथ अध्ययन करना है। तो जो मनुष्य की अब तक जो खोज है मनुष्य की तल में जाने की, हालांकि मनुष्य अभी तक समुद्र के पैंदे तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। ऊपर से ही हम अल्ट्रासोनिक किरणों के द्वारा ही पहचान पाते हैं कि अंदर किस प्रकार का वातावरण होगा, क्योंकि अंदर जाने पर बहुत ज्यादा दबाव और ठंडक होती है, जिससे कोई भी व्यक्ति अधिक गहराई तक नहीं उतर पाता या कोई भी मशीन बहुत ज्यादा गहराई में जाकर काम नहीं कर पाती। वही भाग हाल स्थल रूप का भी है। स्थल रूप में 1 से 2 किलोमीटर गहराई पर जाने के बाद आप अधिक गहराई तक नहीं जा पाते और अधिक गहराई पर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है और ऊपरी परतों के दबाव में वृद्धि हो जाती है, जिससे आप नीचे की तरफ प्रत्यक्षतः नहीं जा सकते। तो हम इस पृथ्वी पर रहते हैं परंतु हम इसमें प्रत्यक्षतः समुद्र की गहराइयों और धरातल की गहराइयों में जाकर अभी तक नहीं देख पाए हैं। तो ऊपरी स्तर पर हमें जो अध्ययन समझ में आता है हम वही कर पाते हैं। तो इस तरह से आपको जलमंडल का अध्ययन आता है इसके अंदर। फिर आता है आपका वायुमंडल। वायुमंडल जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें अंतरिक्ष तक नहीं पहुंचना है। वायुमंडल की जो ऊंचाई है 10,000 किलोमीटर सामान्यतः मानी जाती है, मगर निचला जो 5-10 किलोमीटर का जो वायुमंडल है वही वास्तविक वायुमंडल है, यानी हमें प्रभावित करने वाला वायुमंडल
वही है। तो हमारा जो अध्ययन क्षेत्र है उस 5-10 किलोमीटर के वायुमंडल तक ही सीमित रहता है, क्योंकि अधिकतर गैसों का सांद्रण उसी वायुमंडल में है, गैसों का घनत्व भी उसी वायुमंडल में है, और दूसरा जो सारी मौसमी घटनाएं हो रही है वो उसी वायुमंडल में हो रही है। तो इससे ऊपर का वायुमंडल हम जानकारी के लिए एक बार पढ़ लेते हैं, परंतु हमारा जो महत्व वाला वायुमंडल है वो मौसमी वायुमंडल है, यानी जिसमें मौसमी क्रियाएं होती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव निकले धरातलीय मनुष्य के ऊपर पड़ रहा है। हम उसी वायुमंडल का गहन अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। तो ये हमारा विषय क्षेत्र है जिसको हम अलग अलग पढ़ते हैं। एक और चीज जो बाद में जुड़ी भौतिक भूगोल में, और वो है जीव मंडल। और अब इसका बहुत महत्वपूर्ण भाग बन गया है, क्योंकि प्रकृति ने सिर्फ ये पर्वत पठार मैदान पानी और मिट्टी नहीं बनाए हैं, बल्कि मनुष्य वनस्पति और जीव जंतुओं को भी इसी प्रकृति ने बनाया है, और वो भी इसका भाग है। और क्योंकि आज पर्यावरण पर बहुत अधिक चर्चा हो रही है और भूगोल में पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, तो हमें जीव मंडल का अध्ययन भी करना है, क्योंकि जीव मंडल भी उसी वातावरण से जुड़ा होता है और उसी वातावरण से प्रभावित होता है, और साथ में वो वातावरण को प्रभावित भी करता है। तो जीव मंडल का अध्ययन भी किया जाता है। इसके अंदर आप अलग अलग इकोसिस्टम, यानी जो इकोलॉजी है, बायोस्फीयर है, जीव मंडल है, जैविक क्रियाएं हैं, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। तो इकोलॉजी का अध्ययन करना, बायोस्फीयर का अध्ययन करना, जैविक क्रियाओं का अध्ययन करना भी भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंदर सम्मिलित हो जाता है। तो इन सब चीजों का अध्ययन करते हुए हमने पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना है। अब इस पृथ्वी को आप चाहे तो जैविक और अजैविक में बांट सकते हैं, यानी वो जिसमें जीवन है और वो जिसमें जीवन नहीं है। तो जीवन जिसमें है वो तो है वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य, और जिसमें जीव नहीं है वो क्या है? हवा, पत्थर, मिट्टी और पानी। ये तो बिना जीवन का हो गया, और ये बाकी सब जीवन वाला हो गया। तो चाहे तो हम प्रकृति को ऐसे बांट लें, और चाहे तो हम प्रकृति को जल, थल, वायु और जीव, इन चार के अंदर बांट लें। कुल मिलाकर हमें सारे प्राकृतिक प्रदत्त वातावरण का जो हमारे आसपास है, ये मैं बार बार आपको कहना चाहूंगी कि हमें अंतरिक्ष में नहीं जाना है, हमें समुद्र की गहराई तक नहीं जाना है, हमें जमीन के अंत में नहीं जाना है। हमें उस पेटी का अध्ययन करना है जहाँ पर वायुमंडल और धरातल मिलते हैं। वो 100 किलोमीटर की जो पट्टी है, जिसमें कुछ वायुमंडल और कुछ धरातल का निचला भाग सम्मिलित हो जाता है, उसका अध्ययन करना ही भूगोल का विषय क्षेत्र यानी भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। तो इसका हम अध्ययन करेंगे, और अगली कक्षा के अंदर हम इसके अगले बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जो कि है पृथ्वी का उत्पत्ति, कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। धन्यवाद।